हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टिकल केमिस्ट्री। आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5। इसके अंदर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ भाई, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स के और टीचर्स के दोनों के मन में ये आता है इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक रेजोनेंस और इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। लेकिन मैं आपको आज ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट करवाने वाला हूँ जो कि इन सारे इफेक्ट से भी पहले हमें पढ़ने चाहिए। अगर ये इफेक्ट हम लोग ना पढ़ें, डायरेक्टली हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस इन पर जंप कर जाएं तो बहुत से क्वेश्चंस हमारे गलत हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ अलग तरीके के इफेक्ट भी आपको करवाऊंगा आज के लेक्चर में। तो सबसे पहले तो भाई आपकी माइंड में ये कंफ्यूजन आएगी कि सर हमारे सिलेबस में पहले ही इतने सारे इफेक्ट है तो आप एक्स्ट्रा क्यों करवा रहे हो। देखो, एक लेक्चर की बात है, लेकिन अगर ये इफेक्ट्स आपने सीख लिए ना तो आपके ऑर्गेनिक रिएक्शंस के मैकेनिज्म्स में कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। अगर आप लोग सिर्फ यही इफेक्ट पढ़ते हो, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, तो कुछ इफेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको कंफ्यूज कर देंगे और आपका क्वेश्चन गलत करवा देंगे। वो इफेक्ट कौन से हैं, सबसे पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। बेसिकली ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स क्या करते हैं, किसी मॉलिक्यूल की, किसी इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और किसी भी मॉलिक्यूल की जो किसी रिएक्शन में बन रहा हो, चाहे किसी रिएक्शन का रिएक्टेंट हो, चाहे किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट हो, चाहे किसी रिएक्शन का बीच में बनने वाला कोई इंटरमीडिएट ही क्यों ना हो, उसकी स्टेबिलिटी को समझना, वो ज्यादा स्टेबल है, वो कम स्टेबल है, इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जब हम स्पीसीज की, इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को जज करना सीख पाते हैं, उसी के बाद हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि इस रिएक्शन का पाथ क्या होगा, मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जंप करेंगे, ये हम लोग समझ सकते हैं। तो उन इफेक्ट्स को, उन स्टेबिलिटीज को हम लोग इफेक्ट की हेल्प से जज करते हैं। ये सारे ही इफेक्ट जो हैं, मेसोमेरिक, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक, ये डिफरेंट स्पीसीज की स्टेबिलिटी और उनकी रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन करते हैं। आज जो इफेक्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ वो इनसे थोड़े से अलग हैं। आपने पढ़े हुए हैं, बस आपने उनको अप्लाई करना नहीं सीखा है। बहुत आसान इफेक्ट ये होने वाले हैं। पहला इफेक्ट यहाँ पर होने वाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये इफेक्ट मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि इसके अंदर आखिर क्या होता है। उसके बाद इफेक्ट हमारे पास आता है एटॉमिक साइज का, एटॉमिक साइज या फिर आयोनिक साइज आप लोग बोल सकते हो। ये एक इफेक्ट आता है। बेसिकली ये इफेक्ट भी ऐसे इफेक्ट हैं जो रिएक्शन में स्पीसीज की स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी और रिएक्शन का क्या पाथ होगा, क्या मैकेनिज्म रिएक्शन फॉलो करेगी, उसको इन्फ्लुएंस करेंगे। कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे वो भी हम लोग आज के लेक्चर में ही देखेंगे। एटॉमिक साइज हो गया। इसके अलावा एक इफेक्ट होता है स्टेरिक हिंड्रेंस का, स्टेरिक हिंड्रेंस का। अब ये जो इफेक्ट होता है ना, ये इलेक्ट्रॉन कोज नहीं करते। ये इफेक्ट कोज किया जाता है भारी बल्कि ग्रुप्स के द्वारा, जो कि इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता कई बार रोक लेते हैं और रिएक्शन उस मैकेनिज्म से नहीं हो पाती जैसा कि हमें थ्योरेटिकली देखने से लगता है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस को समझना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चौथा एक और इफेक्ट होता है पूरे मोलिक्यूल की बल्कीनेस का। मॉलिक्यूल कितना भारी है, कितना हल्का है, उसके बेस पे भी रिएक्टिविटी इन्फ्लुएंस हो सकती है। उसके बेस में भी ये डिपेंड कर सकता है कि रिएक्शन किस पाथ से जाएगी, कोई स्पीसीज कितनी स्टेबल होगी। तो ये चार इफेक्ट हैं जो कि बहुत ज्यादा जरूरी हैं और ये हर स्टूडेंट को भी समझने चाहिए और हर टीचर को भी इन सेकेंडरी इफेक्ट से पहले यही चारों इफेक्ट समझाने चाहिए ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही चार इफेक्ट करने वाले हैं। छोटा सा लेक्चर रहेगा, बाकी बिल्कुल आसान आसान भाषा में बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इफेक्ट से। कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिएक्शन मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस कर सकती है, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डेफिनेशन के हिसाब से बताता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आखिर क्या इफेक्ट हो सकता है रिएक्शन में। देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड
किस तरफ ब्रेक होगा ये डिसाइड कर सकती है। सबसे पहली चीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या डिसाइड कर सकती है? डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड क्लीवेज। किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड क्लीव होते हैं, ये पहला प्रोसेस होता है। उसके बाद नए बॉन्ड बनते हैं जिससे रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब दो एटम्स के बीच में बना हुआ बॉन्ड किस तरफ ब्रेक होगा ये डिसाइड कर सकती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं इसलिए कार्बन के 3 बॉन्ड्स की मैं बात करता हूं। पहला बॉन्ड ये है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बॉन्ड बेसिकली कार्बन और कार्बन एटम के बीच में ही बना हुआ है। दूसरा बॉन्ड हम लोग मान लेते हैं कि एक कार्बन और एक क्लोरीन एटम के बीच में बना हुआ है, इस बॉन्ड की हम लोग बात करेंगे। और तीसरा बॉन्ड हम लोग मान लेते हैं कि कार्बन और लिथियम के बीच में बना हुआ है, इस बॉन्ड की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो देखो क्लोरीन, इन तीनों में कार्बन, क्लोरीन और लिथियम में क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर यहाँ पर क्या है? क्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर कार्बन, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव यहाँ पर है लिथियम। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? किसी शेयर्ड पेयर को, मतलब कि किसी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, अपनी तरफ पुल करने की जो पावर होती है उसी को बोला जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फर्स्ट बॉन्ड में देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड बना हुआ है। दोनों एटम्स क्या हैं? कार्बन है, सेम एलिमेंट के हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन हैं, सेम ताकत से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट वाला कार्बन खींच रहा है और सेम ताकत से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को राइट साइड वाला कार्बन एटम भी खींच रहा है। तो क्योंकि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन बराबर फोर्स से खींचे जा रहे हैं दोनों कार्बन्स की तरफ, इसलिए अगर ये बॉन्ड ब्रेक होता है तो ज्यादातर चांसेस क्या है भाई? ज्यादातर चांसेस ये हैं कि इस बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होगा। मतलब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन एक कार्बन ले जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा कार्बन ले जाएगा, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। सेकंड केस में देखो भाई, यहाँ पर कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड में भी दो इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की ताकत ज्यादा है। तो इसलिए अगर ये बॉन्ड क्लीव होता है तो ज्यादातर चांसेस क्या हैं कि ये बॉन्ड क्लोरीन की तरफ ही ब्रेक होगा। तो इस तरीके से किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड किस तरफ ब्रेक होगा ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड कर रहा है। कार्बन और लिथियम के बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें भाई, कार्बन और लिथियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन। लिथियम बहुत ही इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना नहीं चाहता। इसके लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये चाहता है कि वो निकल जाए। तो यहाँ पर कार्बन और लिथियम में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इन इलेक्ट्रॉनिक पेयर को, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत कार्बन की ज्यादा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जब कार्बन और लिथियम का ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ज्यादातर चांसेस ये हैं कि ये बॉन्ड कार्बन की तरफ ही ब्रेक हो। तो यहाँ पर बॉन्ड कार्बन की तरफ ब्रेक हो रहा है। तो एक तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इस रिएक्शन के अंदर ये डिसाइड कर रही है कि बॉन्ड किस तरफ ब्रेक होगा। अगर बॉन्ड की डायरेक्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन मैकेनिज्म को जज करने के लिए। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मान लो न्यूक्लियोफाइल का अटैक हमारे पास होता है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम लोग कहाँ करवाएं? कार्बन पर करवाएं या क्लोरीन पर करवाएं? हमें ये अटैक कार्बन पर करवाना होगा, क्योंकि कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन इलेक्ट्रो नेगेटिव है, इस पर डेल्टा नेगेटिव आएगा चार्ज, और कार्बन पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो ये डेल्टा पॉजिटिव पर अटैक करेगा और बॉन्ड किस तरफ ब्रेक करेगा? क्लोरीन की तरफ ब्रेक करेगा। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर की वजह से ही न्यूक्लियोफाइल कार्बन पर अटैक करता है और क्लोरीन काम करता है एज ए लिविंग ग्रुप। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट कर सकती है हमारे रिएक्शन के मैकेनिज्म को। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ की हम लोग बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने बोला था कि न्यूक्लियोफाइल की जो स्ट्रेंथ होगी, और या फिर इसको न्यूक्लियोफिलिसिटी भी बोलते थे, ये किसके बराबर होती थी? ये बराबर होती थी नेगेटिव चार्ज
डेंसिटी के, जितनी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी होगी हमारे डोनर एटम पर या फिर हमारे न्यूक्लियोफाइल पर, उतना ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो होगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी न्यूक्लियोफिलिसिटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या इन्फ्लुएंस कर सकती है? न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ भाई, आपको ये बताना है कि NH2 नेगेटिव हमारे पास है, हाइड्रोक्सियल आयन हमारे पास है और क्लोराइड आयन हमारे पास है। हमें ये बताना है कि इन तीनों में कौन ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है और कौन कम न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हमें बताना है। देखो भाई, न्यूक्लियोफिलिक की स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड करती है? उसके पास नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा है, वो कितना आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे सकता है किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को, ये किस चीज पे डिपेंड होगा? देखो भाई, चार्ज तो दोनों का सेम है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है किस एटम पर? NH2 में ये नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन पर, OH नेगेटिव में ये नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, और फ्लोराइड आयन में ये नेगेटिव चार्ज है फ्लोरीन पर। यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर आप लोग देखो, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन में और फ्लोरीन में, इन तीनों में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन। मतलब नाइट्रोजन की ताकत सबसे कम है इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। अगर अपनी तरफ खींचने की ताकत सबसे कम है नाइट्रोजन के पास, तो सबसे आसानी से ये डोनेट कर देगा किसी दूसरे को। तो इस हिसाब से हम लोग बोल रहे हैं, क्योंकि NH2 नेगेटिव में नाइट्रोजन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये आसानी से अपना नेगेटिव चार्ज डोनेट कर देगा। हेंस NH2 नेगेटिव विल बी बेटर न्यूक्लियोफाइल, इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। उसके बाद ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन फ्लोरीन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कंपैरेटिवली आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। OH नेगेटिव इज मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो ये ऑर्डर हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ का। तो एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो फैक्टर है ना, वो न्यूक्लियोफाइल्स की स्ट्रेंथ को भी डिटरमिन कर सकता है। कंपेयर कर सकते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स की स्ट्रेंथ को किस बेसिस पे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। जो एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम लोग ये बता सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज बढ़िया न्यूक्लियोफाइल होगी, कौन सी बढ़िया नहीं होगी। तीसरी चीज देखो भाई, तीसरी चीज हम लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से? हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देख के ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज बेहतर लिविंग ग्रुप होगी हमारे रिएक्शन में। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रिएक्शन मैंने करवाई थी जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है कार्बन पे और क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा। क्लोरीन एक लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ पर काम कर जाएगा। तो हु इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, ये भी डिसाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। बेटर लिविंग ग्रुप, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मान लो हमारे पास है Pr3 फॉस्फोरस के ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट हमारे पास है Sr नेगेटिव, यहाँ पर Pr2 आना चाहिए भाई, नाइट्रोजन फैमिली का एलिमेंट है फॉस्फोरस। तो बेसिकली ये दो आयन हमारे पास हो गए। एक और लिख लेते हैं, क्लोराइड आयन। ये तीनों किसी रिएक्शन में बाहर निकल सकते हैं। हमें ये बताना है कि कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप होगा और कौन सा बेटर लिविंग ग्रुप नहीं होगा। टेंडेंसी टू लीव द मॉलिक्यूल हमें यहाँ पर बतानी है। देखो भाई, इनको मॉलिक्यूल में से नेगेटिव चार्ज को लेके बाहर निकलना है। ऊपर वाली रिएक्शन में देखो, जब ये बॉन्ड क्लोरीन की तरफ ब्रेक होगा तो क्लोरीन इस नेगेटिव चार्ज को लेके निकल लेगा। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझना, एटम जितना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा वो उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच पाएगा और लेके बाहर निकल पाएगा। यहाँ पर क्लोराइड आयन में क्लोरीन नेगेटिव चार्ज लेगा, Sr में सल्फर नेगेटिव चार्ज लेगा और Pr2 नेगेटिव में फॉस्फोरस नेगेटिव चार्ज को लेने वाला है। क्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए बड़ी आसानी से बॉन्ड को अपनी तरफ ब्रेक करवा सकता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि इन तीनों में क्लोराइड आयन जो है वो सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप है, सबसे आसानी से निकल जाएगा। उसके बाद आएगा नंबर सल्फर का, उसके बाद आएगा नंबर
फॉस्फोरस का। तो इस तरीके से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो नेगेटिव चार्ज को लेके आसानी से बॉन्ड क्लीव कर लेगा, और इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन में बेहतर लीविंग ग्रुप कौन सा होगा। अब यहाँ पर भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के 3 इंपॉर्टेंट काम थे जो हमने समझ लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हमें कहाँ लगाना है। देखो भाई यही बात सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही आपका क्वेश्चन गलत करवा सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ टिप, सबसे जरूरी टिप यही है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के इफेक्ट में। ये इफेक्ट आपको तभी लगाना है जब सभी के सभी एलिमेंट सेम पीरियड के हों। पीरियोडिक टेबल में होते हैं पीरियड्स, तो सेम पीरियड के एलिमेंट जब हो ना तभी आप लोग इन इफेक्ट को लगाना। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ जब हम लोग देख रहे थे तो नाइट्रोजन में हमारे पास क्या था, NH2 नेगेटिव में नाइट्रोजन था, OH में ऑक्सीजन था और फ्लोराइड में F था। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन तीनों सेकंड पीरियड के एलिमेंट हैं। अगर अलग अलग पीरियड के एलिमेंट हो जाएं तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर जो है वो रिसेसिव हो जाता है, वो उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता। वहां पर साइज का फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन क्योंकि सेम पीरियड में साइज उतना ज्यादा चेंज नहीं करता, इसलिए सेम पीरियड के एलिमेंट अगर हमारे पास हैं तो वहां पर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर लगा सकते हैं। तो टिप ये है भाई, अप्लाई दिस फैक्टर ओनली फॉर एलिमेंट्स ऑफ सेम पीरियड। सेम पीरियड के अगर एलिमेंट है तभी इस रूल को अप्लाई करना है। ठीक है भाई, तो ये था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर। ये 3 काम है जो ये रिएक्शन में कर सकता है, जो आपको समझने जरूरी है। अब हम लोग अगला फैक्टर देखते हैं भाई, साइज का। यहाँ पर एटम का साइज क्या है या फिर आयन का साइज क्या है, ये क्या चीज बता सकता है हमें रिएक्शन में। ये भी 2 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हमें बता सकता है भाई। एटम का जो साइज है वो हमें पहली बात क्या बता सकता है भाई, कौन बेटर लिविंग ग्रुप होगा, ये बता सकता है साइज का फैक्टर। कैसे, देखो भाई, हमने जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बोला था कि भाई हमें ये बताना है कौन बढ़िया लिविंग ग्रुप है कौन बढ़िया लिविंग ग्रुप नहीं है, तब वो रूल हम तभी लगा सकते थे जब सेम पीरियड के एलिमेंट्स हमारे पास आ रहे हों। अगर हमारे पास आ जाए फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन, इन सब में हमें बताना है कि कौन बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर लगा देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि हमें लगेगा कि फ्लोरीन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज को आसानी से अपने ऊपर ले सकता है, इसलिए लिविंग ग्रुप की तरह सबसे अच्छे से काम कर सकता है। लेकिन वहीं पर हमारा आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, वो इफेक्ट आपको सेम पीरियड में लगाना है। सारे एलिमेंट जब सेम पीरियड के हों तभी वो रूल लगाना है। लेकिन इनमें देखो, क्लोरीन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, क्लोरीन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ब्रोमीन फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है और आयोडीन फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है। 2 3 4 5 इस तरीके से ये एलिमेंट है। तो यहाँ पर इन चारों के साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पर साइज का फैक्टर डोमिनेट करता है। अब यहाँ पर देखो भाई, साइज के हिसाब से हम लोग कैसे डिसाइड करें कि कौन सा स्टेबल है, क्योंकि ज्यादा स्टेबल जो होगा वही जल्दी जल्दी निकल पाएगा, वही बढ़िया लिविंग ग्रुप कहलाएगा। तो यहाँ पर देखो भाई, क्लोरीन होता है सबसे छोटा, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है इसलिए इसका साइज सबसे छोटा मिलने वाला है। क्लोरीन का साइज है फ्लोरीन के बाद सबसे बड़ा। उसके बाद आता है साइज ब्रोमीन का, ब्रोमीन थोड़ा सा और बड़ा है। उसके बाद साइज आता है आयोडीन का, आयोडीन इनमें सबसे ज्यादा बड़ा है। ठीक है भाई, अब आप लोग ध्यान से समझना भाई। अब यहाँ पर आपको क्या सोचना है भाई, हमें देखना है कौन सा आयन ज्यादा स्टेबल है। एक चीज ध्यान से समझो, चार्ज सबके ऊपर सेम है, चार्ज सबके ऊपर -1 ही है, बस साइज बड़ा है। अब ये जो चार्ज होता है भाई, ये होता है एक्स्ट्रा सेल के अंदर, सबसे बाहर की जो सेल होती है उसके अंदर। एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारे आयन के पूरे सरफेस के ऊपर ये चार्ज फैला हुआ होता है। अब यहाँ पर देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन का है ना, ये बहुत छोटे सरफेस के ऊपर फैला हुआ है, इसलिए ये बहुत ज्यादा क्या होगा भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आयोडाइड आयन की बात करें तो नेगेटिव चार्ज एक बहुत बड़े सरफेस एरिया के ऊपर फैला हुआ है,
चार्ज एक्स्ट्रा तो उतना ही है जितना फ्लोरीन में था, लेकिन यहाँ पर एक बड़े एरिया के अंदर ये फैल गया, इसको अच्छा खासा एरिया मिल गया एक्सपेंड करने के लिए। तो जितना ज्यादा एरिया एक चार्ज के पास होगा उतना ही बेटर स्कैटरिंग हो पाएगी चार्ज की। ऐसा नहीं होगा कि एक स्पेसिफिक छोटे से एरिया के ऊपर ही सारा चार्ज कंसंट्रेट हो गया है, ऐसा नहीं होगा। आयोडाइड आयन सबसे बड़ा है, इसलिए चार्ज को अच्छा खासा एरिया मिल रहा है खुद को फैलाने के लिए। तो नेगेटिव चार्ज आयोडीन के एटम पर सबसे ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से आयोडाइड आयन सबसे बेहतर लिविंग ग्रुप यहाँ पर होगा। तो जितना बड़ा लिविंग ग्रुप हमारे पास होगा, जितना बड़ा एटम का साइज होगा, चार्ज उसके ऊपर उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इस वजह से लिविंग ग्रुप का ऑर्डर क्या हो गया भाई, कुछ इस तरह से हो गया। आयोडाइड आयन सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप है, उसके बाद ब्रोमाइड आयन, उसके बाद क्लोराइड आयन, और उसके बाद लास्ट में जो लास्ट में स्टेबिलिटी आएगी वो आएगी भाई किसकी, क्लोराइड आयन की। तो एक तरीके से साइज के हिसाब से हम लोग ये प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कि कौन बेहतर लिविंग ग्रुप होने वाला है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज ये क्या बता सकता है, साइज का फैक्टर न्यूक्लियोफिलिसिटी को भी प्रेडिक्ट कर सकता है। कैसे, देखो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को ये कैसे बताएगा। देखो, मान लो हमारे पास 3 आयन है भाई, 3 आयन कौन से हैं, OH नेगेटिव, SH नेगेटिव, और एक और ऑक्सीजन फैमिली का ही एटम ले लेते हैं सिलेनियम, SEH नेगेटिव। ये जो क्या है, ये सेम पीरियड के एलिमेंट नहीं है। जब यहाँ पर हाइड्रोक्सियल आयन था, NH2 नेगेटिव था, फ्लोराइड आयन था, तब उस केस में क्या था भाई, हमारे पास फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एलिमेंट थे, तीनों सेम पीरियड के एलिमेंट थे। इसलिए उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे एक्सप्लेन किया था। रीजन क्या है, एक सेम पीरियड के अंदर साइज उतना ज्यादा चेंज नहीं करता। लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, ऑक्सीजन, सल्फर और सिलेनियम के साइज में बहुत ज्यादा फर्क है। ऑक्सीजन का साइज छोटा सा है, सल्फर का साइज थोड़ा सा बड़ा है, और सिलेनियम का साइज तो और भी ज्यादा बड़ा है। अब यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो होती थी, न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होती थी, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी चार्ज डेंसिटी के। चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब है, अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय साइज, है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर और सिलेनियम तीनों के ऊपर ही चार्ज तो है बिल्कुल सेम। कितना चार्ज है, -1 चार्ज है, लेकिन वो कितने साइज के ऊपर फैला हुआ है, देखो आप लोग ध्यान से देखो, चार्ज दोनों के ऊपर सेम है, साइज अलग अलग हो गया। तो यहाँ से साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है न्यूक्लियोफिलिसिटी के। यहाँ पर चार्ज तो है सेम, लेकिन ऑक्सीजन का साइज छोटा है, इसलिए वो चार्ज बहुत छोटे से वॉल्यूम के अंदर फैला हुआ है। सल्फर का साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी। सिलेनियम का साइज और बड़ा है, इसलिए चार्ज डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी। तो सबसे छोटा साइज है ऑक्सीजन का, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर वो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा कंसंट्रेटेड है। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ भी हाइड्रोक्सियल आयन की सबसे ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हम लोग न्यूक्लियोफिलिसिटी को डिसाइड करते हैं साइज की हेल्प से। बस एक चीज ध्यान में रखनी है, जैसे एक टिप हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में करी थी, वैसे ही एक सबसे इंपॉर्टेंट टिप यहाँ पर है। साइज का फैक्टर आपको तभी लगाना है जब एलिमेंट क्या हो, सेम पीरियड के ना हो, एलिमेंट अलग अलग पीरियड के हों। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सेम ग्रुप के एलिमेंट, आप लोग बोल सकते हो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, ये तीनों ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट हैं। तो साइज का फैक्टर हम लोग तब लगाएंगे जब सेम पीरियड के एलिमेंट नहीं है। यहाँ पर लिख लो एलिमेंट्स नॉट ऑफ सेम पीरियड, एलिमेंट्स आर नॉट ऑफ सेम पीरियड। जब एलिमेंट सेम पीरियड के नहीं होंगे तभी हम लोग साइज ऑफ एटम का ऑर्डर लगाएंगे, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन बेटर न्यूक्लियोफिलिक है और कौन बेटर लिविंग ग्रुप है। ठीक है भाई, तो ये था साइज का फैक्टर। इसके अलावा स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर पढ़ते हैं भाई, ये आखिर क्या करता है। देखो, स्टेरिक हिंड्रेंस का जो फैक्टर है ये आपके लेवल पे उतना जरूरी भी नहीं है, कहीं कहीं पर इसका काम आएगा, जो कि मैं आपको खुद बता दूंगा। ठीक है भाई, तो क्या करता है, मान लो हमारे पास एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर आ गया। मान लो भाई, अब कार्बोनिल में हमें पता है भाई, कार्बन पे होता है डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर होता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर
कार्बोनिल का कार्बन होता है इलेक्ट्रोफिलिक, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल को करना होता है अटैक। अब आप लोग ध्यान से समझो भाई, एक केस में तो मैंने यहाँ पर लगा दिए सिंपल मिथाइल ग्रुप, और दूसरे केस में मैंने क्या किया, यहाँ इस कार्बन के ऊपर और ज्यादा मिथाइल ग्रुप लगा दिए, एक तरीके से टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप मैंने लगा दिए। इस केस में भी क्या करना है भाई, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। इस केस में भी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है। अब आप लोग खुद से बताओ कि न्यूक्लियोफाइल किसके अंदर तेजी से रिएक्ट करेगा और किसके अंदर मुश्किल से अटैक कर पाएगा। देखो फर्स्ट मॉलिक्यूल में ना अच्छा खासा स्पेस पड़ा है न्यूक्लियोफाइल के पास, इसलिए बड़े आराम से ये अटैक कर सकता है कार्बोनिल के कार्बन पर, और बाद में ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक हो जाएगा, रिएक्शन हो पाएगी। लेकिन सेकंड मॉलिक्यूल में देखो, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना कार्बोनिल पर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया है। रीजन क्या है भाई, कार्बोनिल को घेर लिया है इन बड़े बड़े बल्कि मिथाइल ग्रुप्स ने, इन्होंने घेर लिया है हमारे कार्बोनिल के कार्बन को। तो इस रिएक्शन को अगर हमें करवाना है तो ये रिएक्शन बहुत धीरे होगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आसानी से पहुंच ही नहीं पाएगा कार्बोनिल के कार्बन के ऊपर। तो इस तरीके से जो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, स्टेरिक का मतलब होता है भारी ग्रुप जो होते हैं, जो कि हमारे 3D स्पेस के अंदर होते हैं। तो इस स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल पहुंच ही नहीं पा रहा कार्बोनिल तक। तो इस वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस भी जो होती है ना, वो भी हमारे मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस कर सकती है। कोई न्यूक्लियोफाइल कोई रिएजेंट पहुंच पाएगा या नहीं स्पीसीज तक, ये डिसाइड कर सकती है। तो इस तरीके से मैकेनिज्म्स के अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस भी काफी बार काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है पढ़ने के लिए। तो ये था स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर। आगे कर लेते हैं भाई आज का लास्ट फैक्टर, जो कि है बल्कीनेस या फिर मोलिक्यूलर साइज। ये कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है। देखो जैसे हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस था उसी के जैसा ये भी होता है, लेकिन बल्कीनेस जो होती है, पूरे मोलिक्यूल के साइज का जो इफेक्ट होता है, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो दिस इफेक्ट कैन इन्फ्लुएंस, मैं जरा पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ, हाँ जी, न्यूक्लियोफिलिसिटी को, न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ को आखिर कैसे इफेक्ट कर सकता है बल्कीनेस का फैक्टर। देखो ये मोलिकुलर साइज की मैं बात कर रहा हूं, एटम के साइज की बात नहीं कर रहा। जहां पर क्या था भाई, OH नेगेटिव था और SH नेगेटिव था, यहाँ पर डोनर एटम अलग अलग थे, इनको हमने एटॉमिक साइज से कंपेयर कर लिया था। लेकिन बल्कीनेस और मोलिकुलर साइज इससे थोड़ा सा अलग फैक्टर है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास एक है OH नेगेटिव, एक केस में मैंने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ CH3 नेगेटिव लगा दिया, और एक केस में मैंने ऑक्सीजन के साथ क्या लगा दिया, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दिया। अब यहाँ पर देखो, जो डोनर एटम है ना, वो तीनों में ही ऑक्सीजन ही है। तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं बोल सकते कि भाई ऑक्सीजन का साइज की वजह से कोई कम इलेक्ट्रोफिलिक या फिर कम न्यूक्लियोफिलिक होगा, वो फैक्टर नहीं लगा सकते, क्योंकि डोनर एटम तो सेम है। लेकिन ओवरऑल जो न्यूक्लियोफाइल का साइज है, ओवरऑल जो पूरे न्यूक्लियोफाइल की बल्कीनेस है, सिर्फ डोनर एटम की नहीं, पूरे मोलिक्यूल की जो बल्कीनेस है, वो भी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस कर सकती है। कैसे, देखो भाई, हमारे पास ये जो आयन होते हैं ना, ये सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। मान लो इस तरीके से हमारा सॉल्यूशन प्रेजेंट है, ठीक है भाई। अब इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है भाई, हमारा वो ग्रुप भी है जिसके ऊपर अटैक होने वाला है, फॉर एग्जांपल कार्बोनिल, और न्यूक्लियोफाइल भी इसी के अंदर है। अब इन दोनों की रिएक्शन हो, ये न्यूक्लियोफाइल इस तरफ अटैक करे, कार्बोनिल बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ ब्रेक हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियोफाइल को फ्लो करके कार्बोनिल के कार्बन तक पहुंचना पड़ेगा। अब ये काम देखो, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल है छोटा, तो उसकी फ्लूइडिटी ज्यादा होती है, उसकी आयंस की मोबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब वो ज्यादा स्पीड से मूव कर सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो हाइड्रोक्सिल आयन क्योंकि छोटा सा है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, तो इस वजह से ये क्या करेगा, छोटे साइज की वजह से ये जल्दी जल्दी मूव करेगा, और हाइड्रोक्सिल आयन सबसे जल्दी अटैक कर पाएगा कार्बोनिल के ऊपर। तो हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन साइज जितना छोटा है, वो उतना ही बेहतर न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर हम लोग बात करें भाई OCH3 की, ये थोड़ा सा भारी हो गया, इसका मोलिकुलर वेट बढ़ गया, इसलिए ये उतना तेजी से मूव नहीं कर पाएगा, इसकी मोबिलिटी कम हो जाएगी, इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और ये
कम स्पीड से रिएक्शन कर पाएगा कार्बोनिल के ऊपर। तो इस वजह से ये एक वीकर न्यूक्लियोफाइल हो गया OH के कंपैरिजन में। और अगर हम लोग देखें भाई टर्सरी ब्यूटॉक्साइड को ऑक्सीजन के साथ, जहां पर टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो वो तो और भी ज्यादा कम न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है, मोबिलिटी कम हो जाएगी, रिएक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो पूरे मॉलिक्यूल की, पूरे न्यूक्लियोफाइल की जो बल्कीनेस है, वो भी हमारे रिएक्शन के मैकेनिज्म को इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें पढ़ने जरूरी थे भाई, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और इन सभी इफेक्ट से पहले। कल के लेक्चर से हमारा स्टार्ट हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ भाई, ये जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, ये एक पूरा बड़ा समंदर है। इसके अंदर आप लोग जितना अंदर तक घुस सकते हो ना, उतना अंदर तक घुस सकते हो। लेकिन अगर मेरी सलाह मानो ना, तो आप लोग क्या करना भाई, इस चैप्टर से जो मेन कोर थ्योरी है सिर्फ उसी को स्टडी करना। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ। काफी सारे लेक्चर्स, काफी सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो कि इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर 1.5 घंटे के 3 लेक्चर बना देंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। आप लोग बस ये समझो कि इंडक्टिव इफेक्ट है क्या। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर डायरेक्टली कोई आए हैं, जो कि नीट जेईई में कभी नहीं पूछे जाते, डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए इंडक्टिव इफेक्ट से, वो बहुत कम होते हैं। इसलिए इन इफेक्ट्स की आप सिर्फ थ्योरी समझो, और जब इन इफेक्ट का काम रिएक्शन मैकेनिज्म में आएगा, तब वहां पर इनको अप्लाई करना सीखो। आप ऐसा मत करो कि 15-15 दिन तक 2-2 घंटे के आप जीओसी के ही लेक्चर देखे जा रहे हो। इस चक्कर में आपकी जीओसी तो स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन उसको जब अप्लाई करना पड़ेगा एल्कोहल, कार्बोनिल वाले चैप्टर्स में, तब वो आप नहीं कर पाओगे। तो जीओसी को एक तरीके से बस थ्योरी को मजबूत करो, जीओसी के क्वेश्चन सोल्व सोल्व कर करके अपना टाइम खराब मत करो। मैं आपको इफेक्ट क्या होते हैं, कहां पर कैसे काम में आएंगे, ये बताऊंगा। जल्दी से जल्दी इस चैप्टर से बाहर निकलो, वरना इसी चैप्टर के अंदर फंस के रह जाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसी चैप्टर में उलझ के रह जाओगे। तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से, शॉर्ट तरीके से सारे इफेक्ट करवाऊंगा। इंडक्टिव इफेक्ट भी बेयरली हमारा 1-1.5 घंटे का लेक्चर रहेगा हर इफेक्ट के ऊपर। 2-2 3-3 दिन तक हम एक ही इफेक्ट को पकड़ के नहीं बैठे रहेंगे। जल्दी से हमें ये लेक्चर कवर करना है। और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन, हेलो एल्केन्स, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, ये हमें करने हैं। ये मेन चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। तो ये चैप्टर जल्दी से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।